हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ASC की जो यूनिट नंबर 5 है उसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम। और इसके अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो हमारे कंटेंट्स यहाँ पे सबसे पहला होने वाला है जेनेटिक एल्गोरिथम, फिर है सिलेक्शन, फिर है जेनेटिक ऑपरेटर्स और उसके बाद है म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम से। तो एक्चुअली में जेनेटिक एल्गोरिथम होती क्या है उसको देख लेते हैं। तो जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है? बेस्ड ऑन आइडियाज़ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। जो नेचुरल सिलेक्शन और जो जेनेटिक्स होता है उसके बिहाफ पर होता है। अब एक्चुअली में क्या है कि जेनेटिक एल्गोरिथम हमें समझना ये है कि ये ना टोटली डिपेंड, जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है ना, उसी तरीके से आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो कि जो इसके अंदर दो पेरेंट्स होंगे वो म्यूटेट करेंगे, वो क्रॉसओवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्शन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम से आप समझ रहे होगे कि हम नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो हमारा आने वाला है उसको और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को, ठीक है। तो इसके अंदर भी बेस्ड होता है ये आइडिया पे, जैसे नेचुरल हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी एक सिलेक्शन होता है, जेनेटिक्स जो शेयरिंग होती है वो सारी चीज़ें होती हैं, वैसे उन पर ये बेस्ड है आइडिया इनका। यूज टू जनरेट हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सच प्रॉब्लम्स। अब एक्चुअली हम जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज़ इसलिए करते हैं जिससे हम हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस जो है उनको फाइंड आउट कर सकें और ऑप्टिमाइज़ कर सके प्रॉब्लम्स को और सर्च कर सके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। क्योंकि अगर हम बेटर सुपीरियर ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएंगे तो फिर हम एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा। हमने मान के चलिए एक एल्गोरिथम बना दी, एक एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई है एंड उसी के थ्रू हमने मतलब कि दो एल्गोरिथम्स को मिला करके एक तीसरी एल्गोरिथम बनाई जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रही है, तो एक तरीके से हमारी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गई, क्वालिटी इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये ही जेनेटिक एल्गोरिथम का काम होता है। बेस्ड ऑन एनालॉजी विद जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर की तरह होता है, एनालॉजी मतलब कि सिमिलर होता है, और बिहेवियर जो होता है ना क्रोमोसोम्स का वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन कम्पीट फॉर रिसोर्सेज एंड मेट। मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के अंदर वो कम्पीट करना चाहता है, मतलब कि कंपटीशन तो होता ही है, तो कम्पीट करना चाहता है किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए और मेट करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करने के लिए। फिट इंडिविजुअल्स मेड टू क्रिएट मोर स्फीरिंग देन अदर्स। इसके अंदर क्या है कि जो फिट, अब क्या हो गया कि हमारे पास बहुत सारे हैं, अब मान के चलिए हमारे पास 10 जो है पॉपुलेशन के अंदर 10 इंडिविजुअल्स हैं। अब 10 इंडिविजुअल्स को तो हम मेट नहीं करवा सकते। अब क्या है कि हम उसके अंदर फिटनेस देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा फिट होंगे हम उनको ले लेंगे और जो फिट नहीं होंगे हम उनको हटा देंगे, ठीक है। तो जो फिट वाले इंडिविजुअल्स होंगे वो मेट करेंगे जिससे कि और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग और ज़्यादा बेटर ऑफस्प्रिंग जो है बन सके। जीन्स फ्रॉम फिटेस्ट पेरेंट प्रोपोगेट थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स होते हैं फिटेस्ट पेरेंट, जो सबसे ज़्यादा फिट पेरेंट्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो एक्चुअली में हो सकता है कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। हैंस सक्सेसिव जनरेशन इज़ सूटेड फॉर एनवायरनमेंट। इसके हम क्या कह सकते हैं? सक्सेसिव जनरेशन होती है। सक्सेसिव जनरेशन मतलब कि जनरेशन जो है हमारी आगे बढ़ रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं। डिज़ाइन स्पेस इज़ अ सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस एंड कन्वर्ट डिज़ाइन स्पेस टू जेनेटिक स्पेस। इसके अंदर क्या होता है? दो स्पेस होते हैं, एक होता है डिज़ाइन स्पेस और एक होता है जेनेटिक स्पेस। डिज़ाइन स्पेस क्या होता है? जो हमारे पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं डिज़ाइन स्पेस, मतलब कि पॉसिबल सॉल्यूशंस भी आप कह सकते हो। और हम जब जेनेटिक स्पेस के अंदर उसको देखते हैं, जैसे ह्यूमन कन्वर्जन के अंदर जब हम देखते हैं तो इसे बोला जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम। मतलब कि जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर देखते हैं, तो इसे बोला जाता है एक तरीके से डिज़ाइनिंग आप बोल सकते हो या फिर जेनेटिक एल्गोरिथम के काम करने का तरीका आप कह सकते हो, ठीक है।
फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका जो फ्लो चार्ट होता है उसके अंदर टोटल हमारे पास 4 चीज़ें ही होती हैं मेनली। सबसे पहले होता है सिलेक्शन रूल, जिसके अंदर हम पेरेंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्शन करते हैं और इसके अंदर 2 पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर के अंदर क्या होता है, क्रॉस ओवर रूल के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है पेरेंट्स को ऑफ स्प्रिंग जो है जनरेट करने के लिए। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने शेयर करी हैं उसका अब एक्सेप्टेंस होता है एक तरीके से आप कह सकते हो, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं कि हाँ मुझे अपने अंदर इस क्रोमोसोम के अंदर ये चेंज करना चाहिए और ये चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है एंड वी गॉट आवर आउटपुट। फेजेस की बात करें तो 6 फेजेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम फिटनेस फंक्शन लगाते हैं। फिटनेस फंक्शन के अंदर हम फिटनेस नापते हैं सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो हाईएस्ट फिटनेस वाले होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको फिर क्रॉस ओवर के लिए भेज देते हैं, फिर उनके अंदर म्यूटेशन होता है और लास्ट में हमें टर्मिनेशन मिल जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है रॉबस्ट होते हैं, मतलब कि स्ट्रेथन होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत एल्गोरिथम है ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है। अगर कुछ भी डेटा आप ज़्यादा स्ट्रांगली दे दो तो भी ये झेल जाएगी। और क्या है, ऑप्टिमाइज्ड ओवर लार्ज स्पेस स्टेट। लार्ज स्पेस स्टेट का मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स भी हुए तब भी ये ऑप्टिमाइज्ड रहेगी, इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर प्रेजेंस है नॉइज़ का, मतलब कि अगर आप इनपुट के अंदर भी कुछ भी चेंजेस करते हो तो आउटपुट के अंदर तुरंत चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। फास्टर पैरेलल प्रोसेसिंग, फास्टर है क्योंकि इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। सॉल्व प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजली, जो ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को वो ऑप्टिमाइजली सॉल्व करता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है जो फिटनेस आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कि फिटनेस फंक्शन को लगाना, आइडेंटिफाई करना कि ये इंडिविजुअल फिट है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर इज़ डिफिकल्ट, जो सिलेक्शन है जेनेटिक ऑपरेटर का वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो इनिशियल पॉपुलेशन होती है उसको हम इनिशियलाइज कर चुके हैं, फिर वो सिलेक्शन के लिए जाती है। सिलेक्शन के अंदर हमारी न्यू पॉपुलेशन बनती है। यहाँ पे पूछा जाता है क्या क्विट कर दें, अगर हाँ तो डायरेक्ट एंड पे चला जाता है, अगर नहीं तो क्रॉस ओवर होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन से फिर जो न्यू पॉपुलेशन होती है वो वापस सिलेक्शन के अंदर जाती है, जिससे और ज़्यादा बेटर ऑफ स्प्रिंग जो है वो जनरेट हो सके। तो ये थी हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट दे जनरेट एंड मेंटेन अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका वो ये है कि जनरेट करना चाहता है और मेंटेन करना चाहता है पॉपुलेशन को, इंडिविजुअल्स की, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेटर ऑफ स्प्रिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स है सबसे पहला ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए आसानी होती है। मॉड्यूलर है और सेपरेट है अलग फ्रॉम एप्लीकेशंस, मतलब कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं और उनसे थोड़ा सा अलग है। ये मॉड्यूलर है मतलब लेटेस्ट है, अच्छे से काम कर सकता है। सपोर्ट मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जैसे हमने पहले देखा कि पैरेलल प्रोसेसिंग इसके अंदर हो सकती है, तो इसके अंदर मल्टी ऑब्जेक्टिव जो हैं और वो भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम। गुड फॉर नॉइजी एनवायरनमेंट, नॉइजी एनवायरनमेंट हम पहले ही देख चुके हैं कि जो अगर आपने इनपुट के अंदर कुछ भी 19-20 चेंजेस किए तो आउटपुट के अंदर तुरंत चेंजेस जो है नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे आती है हमारी लिमिटेशंस। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 लिमिटेशंस लिखी हैं। तो सबसे पहला है फिटनेस फंक्शन को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद है प्री मेच्योर कन्वर्जेंस अकर्स, मतलब कि प्री मेच्योर कन्वर्जेंस अकर्स हो सकती है जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में। फिर उसके बाद है कैन नॉट यूज़ ग्रेडियंट्स, मतलब कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का अगर मिक्सचर कर दो तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद है आपका नॉट गुड एट आइडेंटिफाई लोकल ऑप्टिमा, जो लोकल ऑप्टिमा होता है उसको आइडेंटिफाई ईजिली नहीं कर पाता है। फिर है हमारा नो इफेक्टिव टर्मिनेशन, जो इसकी टर्मिनेशन होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। फिर हमारा नॉन इफेक्टिव फॉर स्मूथ यूनिमॉडल फंक्शन, जो यूनिमॉडल फंक्शन होता है, स्मूथ यूनिमॉडल फंक्शन होता है, उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये हमने यूनिमॉडल फंक्शन को ज़्यादा देखा भी नहीं है। फिर है हमारा आगे नीड कंपाइलिंग विद लोकल सर्च टेक्निक। अब क्या है कि ये एक एल्गोरिथम है, राइट, ये जो है जेनेटिक एल्गोरिथम है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम किसी ना किसी फंक्शन के अंदर या किसी ना किसी टेक्निक के अंदर ही यूज़ की जा सकती है।
तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको एक टेक्निक के अंदर इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं है आप डायरेक्टली जेनेटिक एल्गोरिथम को लगाया एंड तुरंत सॉल्यूशन निकाल लिया, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो है एक टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी लोकल सर्च में होनी चाहिए। जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आगे आते हैं तो इसके अंदर हम एनकोडिंग की बात करने वाले हैं। तो एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसका काम क्या होता है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना। एनकोड अपीयरेंस, अब क्या क्या एनकोड करता है ये, अपीयरेंस को, बिहेवियर को, फिजिकल क्वालिटीज़ को एंड एक्सेट्रा। यूज लीनियर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इज एन एरे ऑफ बिट्स। अब एक्चुअली क्या होता है, जो इसका साइज होता है ना वो बिट्स में होता है, बाइट्स में नहीं होता, बिट्स में होता है, ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि लीनियर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में हमें दिखाने वाला है, यही सिंपल सी बात है, और एरे ऑफ बिट्स के अंदर रिप्रेजेंटेड होता है। सिंपल क्रॉसओवर एज अलाइंड एज पर देयर फिक्स साइज, इसके अंदर सिंपल क्रॉसओवर होता है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पहले से ही अलाइंड होते हैं फिक्स्ड साइज के अंदर, और इसलिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने के लिए। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा बाइनरी एनकोडिंग, एक्चुअली एक एनकोडिंग है और एक बाइनरी एनकोडिंग है। तो अगर हम पहले बाइनरी एनकोडिंग के अंदर देखें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं, वंस में होंगे या फिर जीरोज़ में होंगे, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक की एक इंडिविजुअल के। जैसे कि ये क्रोमोसोम ए है, यहाँ पे ये इसकी स्ट्रिंग हो गई, और ये क्रोमोसोम बी है, यहाँ पे एक इसकी स्ट्रिंग हो गई। ये बाइनरी एनकोडिंग हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट इंडिविजुअल जीन्स, ये हर एक इंडिविजुअल जीन को जो है रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिट्स, नंबर्स और ट्रीज, एरेज, लिस्ट और एनी अदर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये एनकोडिंग जो है डिपेंड करती है कि आप कौन सा इसके अंदर से यूज़ कर रहे हो। बिट्स चाहिए आपको, नंबर चाहिए, ट्रीज चाहिए, एरेज चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। परम्यूटेशन एनकोडिंग की बात करें, यूजफुल इन टीएसपी, टीएसपी मतलब ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इन टीएसपी एवरी क्रोमोसोम इज स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, जो टीएसपी होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होता है, विच रिप्रेजेंट अ सिटी टू बी विजिटेड, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कौन से शहर में जाना है, ठीक है। CH, ये CH का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एब्रीवेशन यूज़ किया मैंने क्रोमोसोम के लिए, तो आगे जहाँ भी CH आए तो क्रोमोसोम लिखा हुआ है। तो CHA जैसे कि ये हो गया हमारा डिजिट्स हो गई, फिर उसके बाद CHB ये हमारी डिजिट्स हो गई, तो ये क्या है, हमारी नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा वैल्यू एनकोडिंग। वैल्यू एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, यूज़ इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़, जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ जब हमारे उसमें आ जाती हैं, सिस्टम में आ जाती हैं, तो उस टाइम पे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि रियल नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे बाइनरी एनकोडिंग काम नहीं कर सकती, इनफ नहीं है, वहाँ पे हम वैल्यू एनकोडिंग को यूज़ करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन बट ऑफन नेसेसरी टू डेवलप सब स्पेसिफिक क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन फॉर क्रोमोसोम। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ नेसेसरी क्रॉसओवर या फिर म्यूटेशन करना पड़ता है क्रोमोसोम्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो होता है ना स्ट्रिंग ऑफ सम वैल्यूज़, इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। जैसे हमारा CHA है, मतलब क्रोमोसोम A है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी रियल नंबर वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये हमारी फ्लोट है, ठीक है, तो फ्लोट आ गई, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज़ कर दिया, तो इस तरीके से वैल्यू एनकोडिंग की जा सकती है। तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट में चली गई इसकी वैल्यू बैक में चली गई, या फिर आप रिलेशन बना सकते हो, जैसे भी रिलेशन बनाना है वो डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल एनकोडिंग। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है, बस ऑक्टा और हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनके बिहाफ पर क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर दी जाती है। जैसे क्रोमोसोम A है, ये क्रोमोसोम B है, ये ऑक्टल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा ट्री एनकोडिंग। ट्री एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, जनरेट करता है ये ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शंस और कमांड्स, ठीक है। जैसे हमारा ये है क्रोमोसोम A है, इसने यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे X है, यहाँ पे डिवाइड है, 5 है, Y है, तो इस तरीके से हमारा बन गया। रूट नोड हमने पहले ले ली एंड फिर लेफ्ट फिर राइट में चले, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम B है, क्रोमोसोम B में भी वही होगा, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, ओके जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा सिलेक्शन इन जेनेटिक एल्गोरिथम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्साइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कोई फीडबैक, कोई सजेशन हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा सिलेक्शन इन जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इसके अंदर क्या है, प्रोसेस है सेलेक्ट करने का पेरेंट्स को जो कि मेट करेंगे और रिकम्बाइन करेंगे सो दैट ऑफ स्प्रिंग जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ सके, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है उसे हम बॉर्न आउट कर सकें, ठीक है, बॉर्न कर सकें। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के प्रोसेस यही है कि हमें मेट करवाने के लिए पेरेंट्स को चूज़ करना है। पेरेंट को किस तरीके से चूज़ करेंगे उसके हम तरीके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रोलेट व्हील सिलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक व्हील जो है ना उसे डिवाइड कर दिया जाता है क्रोमोसोम्स की हेल्प से, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके फिटनेस फंक्शन के हिसाब से एक व्हील को डिवाइड कर दिया जाता है कई सारे पार्टीशंस में। जैसे पाई चार्ट होता है ना हमारा, उसी एक तरीके से फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। अब फिक्स्ड पॉइंट इज चूजन ऑन व्हील सरकमफ्रेंस। अब एक्चुअली मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि आपने एक स्पिनिंग व्हील देखा होगा, लकी व्हील देखा होगा, एक पहिया होता है उसे हम घुमाते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं उसको, ठीक है। हमने उसे घुमाया, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक सुई लगी हुई होती है पहले से। अगर बाई चांस आपका लक्ष्य अच्छा हुआ तो जो भी उस सुई के अंदर आएगा वो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। वैसे ही इसके अंदर होता है, इसके अंदर पेरेंट्स को इसी तरीके से चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वो पहिया। तो ये देख सकते हो आप पहिया, ये एक स्पिन व्हील है एंड इसको स्पिन किया जाता है इस तरीके से। ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ABCDEFGH, ठीक है। अब क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे इस फिक्स्ड पॉइंट के सामने H आया हुआ है तो H एक पेरेंट चूज़ हो गया। अब इसको हटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको दोबारा से घुमाया जाएगा। दोबारा से घुमाने के बाद हम मान के चलिए G के सामने आ गया, तो H और G जो है हमारे दो पेरेंट हो गए एंड अब इन दोनों को मेट करवाया जाएगा, ठीक है। व्हील इज रोटेटेड, अब इसको देख लेते हैं ज़रा। व्हील इज रोटेटेड, द फिक्स्ड पॉइंट चूजेस पेरेंट एज इट कम्स इन फ्रंट ऑफ इट आफ्टर रोटेशन, ये हमने देख लिया। एंड रिपीटेड फॉर सेकंड पेरेंट, और इसको रिपीट करते हैं सेकंड पेरेंट के लिए, ठीक है। अगर आप एडिशनली अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जिसके अंदर आप क्रोमोसोम का नाम लिखेंगे और यहाँ पे फिटनेस फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा बोल्ट्जमैन सिलेक्शन। तो बोल्ट्जमैन सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, ये एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग मेथड इन मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन नेचुरली लीड करता है एडेप्टिव फिटनेस को, और जो फिटनेस फंक्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है। वैसे बोल्ट्जमैन सिलेक्शन जो है वो मुझे गूगल पे नहीं मिला, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। ये मैंने क्वांटम के अंदर ही देखा है एंड मैंने, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, वरना मैं इसको काटने वाला था। तो बोल्ट्जमैन सिलेक्शन जो है आपको थोड़ा सा अपने एक तरीके से रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा कंटेंट है नहीं। सो ये यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेटेड एनीलिंग, सिमुलेटेड एनीलिंग का ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। फंक्शन मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के इसलिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक मोल्टन का एग्जांपल लिया गया था, कूलिंग ऑफ मोल्टन दैट मेटल ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टूर्नामेंट सिलेक्शन। टूर्नामेंट सिलेक्शन आप समझ सकते हो भैया, जैसे टूर्नामेंट चाहिए होता है। अब एक्चुअली क्या है, इसके दो डायग्राम बन सकते हैं, या तो आप फिटनेस वैल्यूज़ को दिखाओ, ठीक है, या फिर फिटनेस वैल्यूज़ के साथ आप क्रोमोसोम को दिखाओ, ठीक है। जैसे कि एक टेबल आपने यहाँ पे फिटनेस फंक्शन की, फिटनेस वैल्यूज़ की बना रखी है। अब वैसे ही आप एक टेबल यहाँ पे एक और बना दो, ठीक है, एक और बना दो, इस तरीके से एक टेबल और बना दी एंड उसके अंदर 1 के आगे एक अल्फ़ाबेट लिख दिया, या फिर एक क्रोमोसोम लिख दिया, इसके आगे इसका क्रोमोसोम लिख दिया, इसके आगे इसका क्रोमोसोम लिख दिया। तो इससे क्या होगा, जब आप क्रोमोसोम्स का टूर्नामेंट दिखाओगे तो वो ज़्यादा और ज़्यादा रिलायबल लगेगा, ठीक है। तो आप ये ज़रूर, जो क्रोमोसोम्स की जो टेबल है वो ज़रूर बना दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि फिटनेस वैल्यू है हमारी, और इसके अंदर मैंने फॉर एन एग्जांपल यहीं से दिखा दिया है कि 1 और 5 के बीच में एक, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक है, लेकिन हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन मिले तो उसके अंदर यूनिक ना हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी बनाने हैं, ठीक है। चलिए 1 और 5 के बीच में यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ तो 5 जीत गया, यहाँ पे 9 और 8 के बीच में हुआ तो 8 जीत गया, यहाँ पे 7 जीत गया। अब इन दोनों के बीच में हुआ 8 जीत गया, इन दोनों के बीच में हुआ 7 जीत गया, तो 7 एक हमारा पेरेंट हो गया। अब 7th को छुपा लो जी, दोबारा टूर्नामेंट करो और दोबारा से जो पेरेंट आएगा इन दोनों के बीच में मीटिंग होगी, दोनों के बीच में क्रॉसओवर होगा और म्यूटेशन होगा, और उसके बाद हमें अपना ऑफ स्प्रिंग मिल जाएगा, ठीक है जी। ये होता है हमारा टूर्नामेंट सिलेक्शन।
इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीमली पॉपुलर एज इट कैन इवन वर्क विद नेगेटिव फिटनेस वैल्यूज़। अगर नेगेटिव फिटनेस वैल्यूज़ भी हुई तब भी ये काम कर लेगा आराम से। ये सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल को रैंडमली फ्रॉम पॉपुलेशन एंड सेलेक्ट बेस्ट वन फ्रॉम ऑल पेरेंट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैंने 1 और 5 जो है मैंने पहले से प्री डिफाइंड कर रखे थे कि नहीं जी 1 तो पहले नंबर पे ही आएगा और 5 दूसरे नंबर पे ही आएगा, या फिर मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रैंडमली वैल्यूज़ रखे और रैंडमली मैंने टूर्नामेंट करा दिया। अब जिसको जीतना था वो जीत गया, हो सकता है यहाँ पे 8 जीत जाता है ना। आप 8 को भी जिता सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज अभी हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़े हैं इसको कि हमें फॉर्मूलाज वगैरह लगा करके बिल्कुल फाइंड ही करना है कि हाँ जी कौन ही जीतेगा, ठीक है। तो आप अगर 8 को जितवाना चाहते हो तो बिल्कुल इसको 8 कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फिटनेस वैल्यू ज़्यादा है तो लॉजिकली 8 जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 8 ही जिता देते हैं, ठीक है। चलो 8 ही जिता देते हैं, चलिए जी 8 जीत गया, ठीक है जी। चलिए चलिए, अब ऐसे मत काटना पेपर में ना, ऐसे मत काटना, ऐसे काट दिया ना भैया जो वो आपका एग्जामिनर है ना उसका हिंट पड़ जाएगा कि भैया इसने वैल्यू गलत लिखी थी यहाँ पे। तो आप ऐसे मत काटना, आप सिंपल सी एक लाइन खींच देना बस ऐसे, ठीक है। वो ज़्यादा रिलायबल लगेगा एंड एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा, मतलब ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा रैंक सिलेक्शन। रैंक सिलेक्शन ना बिल्कुल डिट्टो इसकी तरह ही है, व्हील वाले की तरह। बस इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर फ़र्क क्या है देखते हैं। इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये जो पाई चार्ट है ना ये इक्वली शेयर्ड है, ठीक है। आप देख रहे हो इक्वली शेयर्ड है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है। हाँ मतलब इस डायग्राम में दिख रहा होगा छोटा बड़ा क्योंकि मैंने हैंड ड्रॉ किया है, लेकिन असल में अगर मैं इसे बिल्कुल स्केल से पर्टिकुलरली ड्रॉ करता तो इसके अंदर कोई भी जो कॉलम है वो छोटा बड़ा नहीं होता, अप्रॉक्स इक्वली शेयर्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो वर्क विद नेगेटिव फिटनेस वैल्यू, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज व्हेन इंडिविजुअल हैव वेरी क्लोज फिटनेस वैल्यूज़। वेरी क्लोज फिटनेस वैल्यूज़ मतलब कि बहुत पास पास जब क्लोज फिटनेस वैल्यूज़ होती हैं उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इक्वल शेयर हो जाता है पाई के अंदर। और ये जो होता है ना, ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम होता है उसके अंदर एक पुअर पेरेंट सिलेक्शन करनी पड़ती है। इसके अंदर हमें ऐसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अगर मान के चलो कि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो बी की भी क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1.1 होगी, इसकी 1.2 हो सकती है, इसकी 1.3 हो सकती है, इसकी 1.4 हो सकती है, इसकी 1.8 हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि सबकी तो नियर है ना, किसी की भी 2 नहीं है, बेटर नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि हमें पुअर सिलेक्शन ही करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। रैंडम सिलेक्शन के अंदर हम रैंडमली जो मन कर रहा है उसे उठा लो, ठीक है। स्टडी स्टेट के अंदर सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, मेन आइडिया इज बिग पार्ट, मतलब कि इसका मेन आइडिया ये होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग जो भी पेरेंट्स हैं उनको आप नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ले चलो जिससे वो ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकें, ठीक है। मतलब एक जनरेशन तो उन्होंने बना दी, दूसरी जनरेशन भी उन्हीं से बनवानी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा म्यूटेशन इन GA, मतलब GA मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं इसको। अ स्मॉल रेंडम चेंज इन क्रोमोसोम टू गेट अ न्यू सॉल्यूशन, मतलब कि एक छोटा सा या बड़ा सा चेंज कर दिया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर जिसकी वजह से एक नया सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है मेंटेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस को, एक नए इनपुट एक नए आउटपुट को या फिर एक नए डिज़ायर्स को, ठीक है, दिखाने के लिए जेनेटिक पॉपुलेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम विच इज़ रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ सर्च स्पेस। सर्च स्पेस हम पहले भी देख चुके हैं, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है एक्सप्लोर करना और उसमें से सबसे बेस्ट जो ऑफस्प्रिंग है उसको निकाल के लाना म्यूटेशन का काम होता है। म्यूटेशन ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो भैया सिंपल से 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बिट फ्लिप म्यूटेशन। बिट फ्लिप म्यूटेशन के अंदर कुछ भी नहीं होता। मान के चलो ये हमारा ये है, एक बिट है हमारी, ठीक है, इसके अंदर 1 है और 0 है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। फ्लिप मतलब उल्टा, बाइनरी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, 1 1 हो गया, ये फ्लिप्ड है, मतलब कि 1 जो है हमारा फ्लिप हो गया, दैट्स इट, फ्लिप बिट म्यूटेशन हो गया। रैंडम रीसेटिंग मतलब कि रैंडमली, ये एक्सटेंशन होता है बिट फ्लिप का, और इसके अंदर रैंडम वैल्यूज़ जो होती हैं रैंडम जीन को असाइन कर दी जाती हैं, ठीक है जी। स्वैप म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, आप मान के चलो आपने ये 2 जो हैं इनको सेलेक्ट कर लिया, 2 नोड्स को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के बीच में हो जाएगी स्वैपिंग। क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 5 की जगह 3 आ गया
और 3 की जगह 5 आ गया। ठीक है जी, ये स्वैप म्यूटेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आ गया था हमारा स्क्रैम्बल म्यूटेशन। स्क्रैम्बल म्यूटेशन के अंदर ना हम रैंडमली शफल कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है जी, रैंडमली शफल मतलब कि मान के चलो मैं ये तीनों सेलेक्ट कर लेता, ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, 1 2 3 ये मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए। मैं कर नहीं रहा क्योंकि फिर आपको नोट्स में दिक्कत आएगी। तो क्या है कि 1 2 3 ये तीनों मैं सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, रैंडमली इन तीनों की शफलिंग हो जाएगी। हो सकता है 7 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, 5 ऐसे की ऐसे रह गया, 5 7 3 बन गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होती है ये होती है स्क्रैम्बल म्यूटेशन, और ये परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन के अंदर हेल्प आउट करती है। और जो हमारी स्वैप म्यूटेशन होती है ना, ये भी परम्यूटेशन एनकोडिंग के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद आता है इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्जन म्यूटेशन के अंदर हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये तीनों हैं, ये तीनों सबसेट हैं। ठीक है, 3 7 5 है। अब मैंने इन्वर्जन म्यूटेशन लगाया तो 5 7 3 कर दिया मैंने। ठीक है, 3 7 5 है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, मैं 5 7 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरे के पूरे सबसेट के ऊपर होता है, तीनों सेलेक्टेड जो होंगे तीनों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने दो अलग अलग सेलेक्ट कर रखे तो अलग अलग हो जाएगा, नहीं जी, तीनों रो में होने चाहिए तभी काम करेगा ये। ठीक है, चलिए क्रॉसओवर की बात करते हैं आगे। तो क्रॉसओवर क्या होता है, 2 स्ट्रिंग्स आर पिक्ड फ्रॉम मीटिंग। जो 2 स्ट्रिंग्स होती हैं पिक कर दी जाती है मीटिंग में से, मीटिंग पूल में से रैंडमली, और उनको क्रॉसओवर किया जाता है जिससे कि हम सुपीरियर ऑफस्प्रिंग मिल सके। ये मेथड जो होता है वो एनकोडिंग मेथड डिपेंड्स ऑन एनकोडिंग मेथड, और ये जो मेथड होता है वो एनकोडिंग मेथड पे डिपेंड करता है। जैसा आपका एनकोडिंग मेथड होगा उसी हिसाब से आपकी क्रॉसओवर होगी। ठीक है, ये जो इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल पॉइंट, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट, और एक तीसरा भी होता है, तीसरा आगे देखते हैं। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, एक रैंडम क्रॉसओवर पॉइंट हम चुन लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो उसकी टेल्स होती हैं पेरेंट्स की, उनको हम स्वैप कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये थी, इसके अंदर हमने अगर यहाँ पे एक कट लगा देते और हमारा एक दूसरा पेरेंट भी होता, और दूसरा पेरेंट मान लीजिए ये है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया, तो अब क्या होता है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे चली जाती है और इसकी वैल्यूज़ इस पूरे में चली जाती है। इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, 2 पॉइंट्स बना दिए जाते हैं सिंपल, और उनको स्वैप करवा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा टाइप भी देख लेते हैं फटाफट से। तो तीसरा टाइप होता है जी हमारा यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ हर एक क्रोमोसोम को सेपरेटली हम कंपेयर करते हैं कि इसको ऐड करना चाहिए या इसको ऐड नहीं करना चाहिए, और उस हिसाब से हम काम करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ जीए की बात करें, मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम की अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारी हेल्पफुल करता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी हेल्प करता है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारी हेल्प करता है, पैरेललाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग को वो करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये इसके अंदर भी हेल्प करता है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हमारी हेल्प करता है। मशीन लर्निंग का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपने 5th सेमेस्टर में अगर मशीन लर्निंग पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे मशीन लर्निंग, तो उसमें ये वाली सारी चीज़ें ये रिपीट होंगी। फिर उसके बाद क्या है कि रोबोट पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी की, रोबोट को कौन से पाथ पे चलना चाहिए, कौन से पाथ पे नहीं चलना चाहिए, टेढ़ा है में या फिर कैसा रास्ता है, उनके हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन इसके अंदर काम आती है। तो दोस्तों ये है मेरी कुछ सजेशंस। सबसे पहले आप जेनेटिक ऑपरेटर्स जो है क्वांटम बुक में से पढ़ सकते हो, गूगल में से पढ़ सकते हो, मैं नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। 2 मार्कर्स आपको ज़रूर करने हैं सारे की सारी यूनिट के 1 to 5, सो दैट आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सको, क्योंकि 20 नंबर आपके वहीं से आने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि 100 का 100 नंबर का पेपर आप अटैम्प्ट करें, 100% अटैम्प्ट करें, और हो सके तो 100+ कर देना भैया, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके एक टॉपिक को, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द एग्जामिनेशन। होप कि आपका एग्ज़ाम सबसे बेस्ट जाए। बी कॉन्फिडेंट, बी इन योर दैट, होश में रहना। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले अगर मुँह धोना पड़े तो शर्माना नहीं, मुँह धो लेना, और गाइस फोड़ के आना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स यूनिट 5 ऑफ ASC। बाय।